ये डेरिवेशन आपको नहीं है, ये तो है, ये मैंने जो कैलकुलेट करवाया, मैंने इसको सब्स्टिट्यूट करवाया एनसीपीडीटी करके, ये है आपको। ये जो लाया है ये, इसको आप डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करते हो एनसीवीडीटी, इसका एक्सप्लेनेशन आपको नहीं है। एट कांस्टेंट वॉल्यूम जब आप ये निकालते हो ना डीयू एनसीवीडीटी, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं है आपको, आपको डायरेक्टली यही फॉर्मूला दिया हुआ है। मैम ये इंटरनल एनर्जी खाली टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, ये मुझे डाउट है बस। क्योंकि इंटरनल एनर्जी ये केटीजी का सोल्यूशन है। अमन, आयुष सॉरी, आप बैक साइड से आ रहे हो, आपने इंटरनल एनर्जी केटीजी में कैलकुलेट किया था, के बाद ही मैं डाउट के ऊपर और ज्यादा डिस्कस करूंगी। मैंने जब तुमको बताया था कि व्हेन वी आर डिस्कसिंग, हेलो मिस। हाँ बोलो। मिस, मेरा सिस्टर का अभी क्लास है तो मेरे को लीव करके वापस पीसी से ज्वाइन करना पड़ेगा, तो फिर मेरा वहाँ पे ना ऑडियो विजिबल नहीं होगा, लेकिन मैं ऑडियो मतलब आपका ऑडियो मेरे को सुनाई देगा। फाइन, चलेगा, तो मेरे को लीव करना पड़ेगा। तो लेट्स गो अहेड विद द वर्क डन। पहले कुछ वर्क डन के बारे में मैंने ऑलरेडी इन द प्रीवियस लेक्चर मैंने डिस्कस किया था, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट कि इफ यू वांट टू कैलकुलेट अ वर्क डन विद द हेल्प ऑफ अ पीवी डायग्राम, if you want to calculate a work done with the help of a PV diagram, you need to calculate the area under the curve. For example, if you have given a triangle, okay, so what you will simply go for, जितना area under the curve है, इस curve में जितना area enclose हो रहा है, only that much will represent the work done. Means here the work done will be given as work done is equals to half into base into height. So as you can calculate the base as well as height from this triangle. Okay, it's not internal energy, it's work done. It's work done. If you want to calculate a work done is area under this curve. Okay, this is all about the area under this curve. इस curve में जितना area represent होता है, that gives you a work done. For example, एक sum था जिसमें I have calculated a work done of a circle. एक circle का work done निकाला है हमने PV diagram की help से. Ideal condition, of course ideal condition. You will always go for the ideal condition only. Aman, आपको real conditions कभी दिया भी नहीं जाएगा अभी फिलहाल। तो हमने work done निकाला था of this PV diagram of a circle, तो वहां पर मैंने कुछ किया था, you know that area of a circle is pi r square, ठीक है, बट हमने ये ऑब्जर्व किया कि ये r और ये r दोनों सेम नहीं है, so here I represent it by the formula pi r square है ना, so pi, एक बार मैंने यहाँ का रेडियस लिया था और एक बार मैंने यहाँ का रेडियस लिया था, तो इट वाज P2 माइनस P1, P2 माइनस P1 ये डायमीटर हो गया, तो डिवाइड बाय 2, एंड V2 माइनस V1 ये भी डायमीटर हो गया, तो डिवाइड बाय 2. सो योर फॉर्मूला फॉर दिस बिकम्स पाई बाय 4 P2 माइनस P1 V2 माइनस V1, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया था. सो व्हेनेवर यू वांट टू कैलकुलेट अ वर्क डन, यू विल ओनली गो फॉर द एरिया अंडर द कर्व. जितना एरिया अंडर द कर्व आता है, that will only give you the work done. Okay, that much amount will give you the work done. हाँ, अगर आपको Q टोटल हीट गिवन निकालना है, तो जो चीज मैंने पहले बताई थी, अगर आपको टोटल हीट निकालना है, आप आगे जाके सीखोगे, आपको पता है एफिशिएंसी क्या होती है. एफिशिएंसी का मतलब क्या होता है, अमाउंट ऑफ वर्क डन टू द अमाउंट ऑफ हीट गिवन टू द सिस्टम, ये आपकी एफिशिएंसी होती है, करेक्ट. उसको आप परसेंटेज में रिप्रेजेंट करते हो. तो यहाँ पर आप इन जेडब्ल्यू जाके पढ़ोगे या इन एंट्रेंस एग्जाम जाके पढ़ोगे कि ये जो Q होता है, अगर आपको समझो इसमें Q कैलकुलेट, वर्क डन तो क्या था, एरिया अंडर दिस कर्व, करेक्ट. तो ये जो Q होता है ना, Q, ये आप टोटल एरिया अंडर द कर्व कंसिडर करते हो, मतलब दिस ट्राइंगल प्लस दिस, ये जो नीचे का एरिया है, ये दोनों एरिया को जब आप कैलकुलेट करके ऐड कर देते हो, यू गेट द Q वैल्यू. ओके, सो अभी तो फिलहाल आपको सिर्फ वर्क डन है, तो वर्क डन कैसे निकालना है, वर्क डन इज ओनली एरिया अंडर द कर्व, जो एरिया कर्व के अंदर रिप्रेजेंट हो रहा है, दैट इज योर वर्क डन. सो फिलहाल सिर्फ इतना याद रखो, ये एफिशिएंसी वाला पार्ट यू विल स्टडी इन योर एंट्रेंस एग्जाम. सो फिलहाल यू हैव टू रिमेंबर दैट वर्क डन इज ओनली एरिया अंडर द कर्व. दैट इज व्हाट आई वांट टू रिवाइज. इफ यू हैव एनी डाउट इन द सम्स, यू कैन आस्क. इस सम में कोई डाउट है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज आई विल गो अहेड विद द ऑसिलेशन. You don't have any doubt? Please ask if in any of the sum, if you have doubt, you can ask. Keep it in mind कि आप जब unit substitute करोगे,
when you will convert your atmosphere liter to pascal, वो सारी चीजें जरा ध्यान देना, टेक्स्ट बुक में कहीं कहीं पर मिस्टेक किया हुआ है, मतलब दे हैव डन मिस्टेक्स, सो प्लीज ध्यान दे के ही सब्स्टिट्यूट करना। हालांकि मैंने पीडीएफ में 7 में उन्होंने क्या किया है, आपको वीटी डायग्राम दिया है, दे हैव गिवन वीटी डायग्राम। जैसे कि अभी अमन आयुष ने मुझसे पूछा था कि मैम वीटी डायग्राम बना सकते हैं क्या, तो दे हैव गिवन यू अ वीटी डायग्राम, और उस वीटी डायग्राम की हेल्प से वो आपको बोल रहे हैं कि आप पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम बना के दो, ड्रॉ पीवी डायग्राम एंड पीटी डायग्राम। तो वहां पर आप आइडियल गैस का इक्वेशन का यूज करके पीवी डायग्राम और पीटी डायग्राम बना सकते हो। मैं सजेस्ट करूंगी ये खुद से ट्राई करो और समझने की कोशिश करो कि कहाँ पर कर्व आएगा और कहाँ पे स्ट्रेट लाइन आएगा और एरोस कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप इसमें देखो वीटी डायग्राम में ऐसा कुछ डायग्राम बना हुआ है, they have given something like this, okay? यहाँ से आपका इक्वेशन स्टार्ट होता है a to b, फिर यहाँ से c, फिर यहाँ से d, and again it is going to a. It's a cyclic process, and they have said you कि draw PV diagram for this. Draw PV diagram for this. Okay, so when you draw a PV diagram, पहले तो आप a to b का पोजीशन देखिए। a to b में क्या हो रहा है, as you can see, अगर तुम ध्यान से देखो तो वॉल्यूम में कोई खास चेंजेस नहीं है, बट टेम्परेचर का जो चेंज है वो काफी अच्छा खासा दिखाई दे रहा है। ओके, सो अगर आप वॉल्यूम के कंपेयर में टेम्परेचर को देखो तो वॉल्यूम इज स्लोली इंक्रीजिंग, बट टेम्परेचर बहुत फटाफट इंक्रीज हो रहा है, करेक्ट? सो व्हाट यू विल ऑब्जर्व, अगर तुम इसको PV इज इक्वल्स टू nRT से सब्स्टिट्यूट करो, एंड आई टेक n इज इक्वल्स टू 1 मोल, इफ आई टेक n इज इक्वल्स टू 1 मोल, सो PV इज इक्वल्स टू RT हो जाएगा। सो प्रेशर निकालना है मुझे, RT बाई V। अब सिंपल फंडा है कि V इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा है, बट T बहुत ज्यादा इंक्रीज हो रहा है, मतलब प्रेशर भी क्या होगा, प्रेशर भी इंक्रीज होगा T के साथ, करेक्ट है? प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, क्योंकि T का अमाउंट P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T and P is inversely proportional to V here, but since temperature is increasing very fast as compared to the volume, volume बहुत स्लोप में इंक्रीज हो रहा है और टेम्परेचर फटाफट इंक्रीज हो रहा है, so of course your pressure is increasing. So if your pressure is increasing, if you're drawing a PV diagram for A to B, from A to B, what you will simply go for PV. So volume तो बढ़ रहा है, बट मुझे इससे पता चला कि मेरा प्रेशर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, क्योंकि वॉल्यूम थोड़ा स्लोली बढ़ रहा है बट प्रेशर क्या हो रहा है, फटाक से बढ़ रहा है. सो यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, यू विल गो लाइक दिस, दैट वॉल्यूम इज आल्सो इंक्रीजिंग एंड प्रेशर इज आल्सो इंक्रीजिंग. ये इस कंक्लूजन से मिला है. ओके, सो नेक्स्ट व्हाट, अगर सेकंड प्रोसेस देखें, सेकंड प्रोसेस इज फ्रॉम A to B बन गया. नाउ गोइंग फ्रॉम B to C. अगर B to C देखें तो टेम्परेचर इज कांस्टेंट एंड वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग, करेक्ट? टेम्परेचर कांस्टेंट है, इट्स एन आइसोथर्मल. आइसोथर्मल में हमको पता है वी रिप्रेजेंट इट बाय what we represent it, we represent it by a curve. So when it is an isothermal curve, it simply goes like this. Okay, but as you can observe it here that volume is decreasing, volume is decreasing, इसलिए पीछे साइड में बेंड हुआ है. अगर यहाँ से वॉल्यूम देखो और यहाँ पर वॉल्यूम देखो, दोनों वॉल्यूम अलग अलग है, करेक्ट? सो वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. ये हो गया आपका, ये आपका हो गया A to B, ये हो गया आपका B to C. नेक्स्ट गो अहेड, C to D देखते हैं. C to D, C to D में क्या हो रहा है, आपका टेम्परेचर भी गिर रहा है और वॉल्यूम भी गिर रहा है, बट फिर से वही ऑब्जर्वेशन है जो ऊपर किया था. वॉल्यूम का डिक्रीमेंट इतना ज्यादा नहीं है, बट प्रेशर का डिक्रीमेंट बहुत फास्ट हो रहा है. मतलब ऑफ कोर्स, सॉरी, टेम्परेचर का डिक्रीमेंट बहुत फास्ट हो रहा है, मतलब प्रेशर इज डिक्रीजिंग. सो ऑफ कोर्स इफ योर प्रेशर इज डिक्रीजिंग, it simply goes like this. This is from C to D. And the last process, when you go ahead for the last process, what it is going from D to A. Volume is increasing, correct? Volume is increasing and temperature is constant. Again, it is an isothermal condition. So volume is increasing. So you can see D से A के तरफ देखो तो D यहाँ पर है, A यहाँ पे, means volume is increasing and it's an isothermal graph for this part. So this is the PV diagram for your this condition. Same way you can calculate, you can draw the PT diagram as well. So इस तरीके से आपको जाना है. By using this ideal gas equation, आप किसी भी डायग्राम से दूसरे डायग्राम में कन्वर्शन कर सकते हो, बट आपको कंडीशंस को बहुत ध्यान से समझकर करना होगा. So this is the PV diagram from the PT diagram, from the VT diagram of this particular process. It's a cyclic process.
So this is all about the PV diagram. इसी तरीके से PTB draw कर. Hope you are not having any doubt now. Should I go ahead with the new chapter? Should I go ahead with the new chapter then? Okay. So I'm starting with the oscillation chapter now. Hope you are not having any doubt in the sums and anything like that. So let's go ahead with the oscillation. Okay. So the new chapter that we are going to start with today is your oscillation chapter. Okay. Now, you have already discussed about different types of motions in your previous chapters, like circular motion, rotational motion. वैसे ही, there is a different type of motion called as oscillatory motion or oscillation. Exactly what does this mean? What is the oscillatory motion or oscillation means? It is just an back and forth motion. ये back and forth motion होता है, means to and fro type. Okay, एक particular point है, उस point से आप आगे की तरफ जाते हो, रिटर्न बैक आते हो, पीछे की तरफ जाते हो, इस पर्टिकुलर एक मीन पोजीशन से आप कंटिन्यूसली क्या करते हो, टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हो. जब आप किसी एक पर्टिकुलर मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो वाइब्रेट करते हो, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं या ऑसिलेशन बोलते हैं. व्हेन यू वाइब्रेट particularly from a mean position, you go to and fro from a mean position, such type of motions are considered to be a oscillatory motion or oscillation. Okay, now this oscillatory motion, it is periodic in nature, means it is a type of periodic motion. Periodic motion का मतलब क्या होता है? What does this mean that it is a type of periodic motion? Periodic motion का मतलब होता है कि it repeats itself after definite interval of time. ये अपना जो भी मोशन है, इस मोशन, ये मोशन जो है वो अपने आप को एक डेफिनेट इंटरवल में बार बार रिपीट करता है. इसीलिए आपके ऑसिलेटरी मोशन को पीरियोडिक मोशन कंसीडर किया जाता है, बिकॉज इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम. अब क्वेश्चन इस तरीके से आता है कि मैम, जब एक ऑब्जेक्ट सर्कल में मूव होता है, वो भी तो पीरियोडिक होता है नेचर में. फॉर एग्जाम्पल, अब ये यहाँ से घूमा, रिटर्न बैक आए. फॉर एग्जाम्पल, योर रिवोल्यूशन ऑफ योर अर्थ अराउंड द सन. सो यहाँ पर वो क्या करता है, एक बार घूमा वापस रिटर्न आया, एक बार घूमा वापस रिटर्न आया. तो क्या ऐसे मोशन को भी ऑसिलेटरी बोला जा सकता है क्या? नो. ऑसिलेटरी मोशन का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर मीन पॉइंट से वो टू एंड फ्रो करेगा. इट विल नॉट टेक अनदर मोशन. वो सिर्फ यहीं पर वाइब्रेट होता रहेगा फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन. सो दिस मोशन इज अ पीरियोडिक मोशन. ये मोशन पीरियोडिक है, बट ये मोशन ऑसिलेटरी नहीं है. इट इज नॉट कॉल्ड एज ऑसिलेटरी मोशन. It is your circular motion. Okay, so they are periodic in nature. This motion is a periodic motion, but it is not oscillatory motion. Oscillatory motion का मतलब होता है कि एक ही main position से it will go to and fro. Okay, so this oscillatory motion is your periodic motion. It is periodic in nature. Is my screen hanged to everyone, or is it visible to everyone? Is I visible whatever I'm writing? Okay, fine. We will go ahead. Let's go ahead. Now, as I've already discussed, that your oscillatory motion, it will go to and fro from its mean position. Second, it is periodic motion. ठीक है? Of course, keep it in mind कि your oscillatory motion is a periodic motion, but all the periodic motions are not oscillatory motion. आपका oscillatory motion जो है वो periodic है नेचर में. वो अपने आप को एक definite interval में repeat करता है. बट सारे के सारे पीरियोडिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन नहीं होते. फॉर एग्जांपल, आई हैव गिवन यू एग्जांपल फॉर अ सर्कुलर मोशन. ओके, नेक्स्ट, ऑसिलेटरी मोशन को एक और मोशन बोला जाता है व्हिच इज कॉल्ड एज हार्मोनिक मोशन. क्या है इसका मतलब वो समझाती हूँ. दिस ऑसिलेटरी मोशन इज आल्सो नोन एज हार्मोनिक मोशन, क्योंकि इनको हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय हार्मोनिक फंक्शन. हार्मोनिक फंक्शन कौन से फंक्शन होते हैं? योर साइन, कोसाइन, दिस फंक्शंस आर योर हार्मोनिक फंक्शन. इनके एक्सेलरेशन को, वेलोसिटी को, डिस्प्लेसमेंट को हम साइन और कोसाइन के हेल्प से रिप्रेजेंट करते हैं. इसीलिए इनको हार्मोनिक मोशन भी बोला जाता है, बिकॉज दे आर रिप्रेजेंटेड बाय एन हार्मोनिक फंक्शन लाइक साइन एंड कोसाइन. अब क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैम व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? हार्मोनिक फंक्शन क्या होता है? Keep it in mind
हार्मोनिक फंक्शंस आर दोस फंक्शंस जिसका आप जब डबल डेरिवेटिव लेते हो, डबल डेरिवेटिव हो, आपका डेरिवेटिव क्लियर है कि व्हाट इज डेरिवेटिव? ओके, जब आप किसी भी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव लेते हो, अगर आप उसका डबल डेरिवेटिव लेने के बाद अगर वो मल्टीपल आता है आपके रियल फंक्शन का, ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है. लेट्स टेक एन एग्जांपल. इफ यू टेक अ फंक्शन सच एज sin x, ठीक है, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, d by dx क्या आ जाएगा? sin x का डेरिवेटिव क्या होता है? What is the derivative of a sin x? Anyone here? cos x. cos x. Cos x. Okay. Cos x. Now again I'll take a derivative of this. मैं वापस से इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ. So d by dx of it will become d by dx of sin x is your cos x. अब वापस से मैं इसका डेरिवेटिव ले रही हूँ. So this will become d square sin x upon dx square. तो क्या आ जाएगा? अब सेकेंड टाइम डेरिवेटिव ले रहे हो इसका, ठीक है, सेकेंड टाइम डेरिवेटिव लोगे तो इट विल अगेन बिकम माइनस साइन एक्स. बराबर है? मींस यहाँ पर -1 है, -1 मल्टीपल ऑफ द रियल फंक्शन. आपके रियल फंक्शन का मल्टीपल आ रहा है कुछ तो जो ऐसे फंक्शंस होते हैं जिनका आप जब डबल डेरिवेटिव लेते हो, डबल डेरिवेटिव लेने के बाद वो मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आते हैं, ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन बोला जाता है. तो जो भी मोशंस इन फंक्शंस के हेल्प से रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं, या जो भी मोशन इन फंक्शंस को ओबे करते हैं, इनका नेचर ओबे करते हैं, इनके जैसा बिहेव करते हैं, ऐसे फंक्शन को हार्मोनिक फंक्शन, सॉरी, ऐसे मोशंस को हार्मोनिक मोशन बोला जाता है. आर यू क्लियर व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? समझा हार्मोनिक फंक्शन क्या है? एनी डाउट इन द हार्मोनिक फंक्शन? व्हाट इज हार्मोनिक फंक्शन? आई एम रिपीटिंग द थिंग्स अगेन, कीप इट इन माइंड. सुनते जाओ क्या बोल रही हूँ. योर ऑसिलेटरी मोशंस, हाँ 10 भी आएगा, it can be represented by 10 as well, but 10 is in combination of sin and cos only, so simply you can represent it with the help of sin and cos. That is more easy to go for. Okay, so again I am repeating some things about the oscillation. मैंने जैसे कि पहले definition repeat किया था आपका कि what is oscillation और what is oscillatory motion. जब कोई भी एक ऑब्जेक्ट एक मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव करता है, ऐसे मोशन को हम ऑसिलेटरी मोशन बोलते हैं. आपका ऑसिलेटरी मोशन जो होता है वो पीरियोडिक मोशन होता है, मींस इट रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम. आई हैव क्लियर्ड इट कि आपका ऑसिलेटरी मोशन जो है वो पीरियोडिक मोशन है, बट सारे के सारे पीरियोडिक मोशन जो होते हैं वो ऑसिलेटरी नहीं होते. फॉर एग्जांपल हमने सर्कुलर मोशन का एग्जांपल लिया, उसके बाद मैंने बोला कि आपका ऑसिलेटरी मोशन जो होता है उसको हार्मोनिक मोशन भी बोला जाता है, क्योंकि वो हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल अगर आप किसी भी मोशन को हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट करते हो तो उस मोशन को हार्मोनिक मोशन बोलते हो, हार्मोनिक मोशन बोलते हो. ओके, सो योर हार्मोनिक फंक्शन जैसे कि कौन से फंक्शंस होते हैं? साइन एंड कोसाइन. मैंने समझने का तरीका बताया कि आपका हार्मोनिक फंक्शन कैसा बिहेव करता है. हार्मोनिक फंक्शन का अगर आप डबल डेरिवेटिव लेते हो, इफ यू टेक डेरिवेटिव फॉर 2 टाइम्स ऑफ द सेम फंक्शन, तो वो क्या होता है? वो मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाता है. व्हेन यू टेक अ डबल डेरिवेटिव ऑफ सम फंक्शन, इफ यू वांट टू रिप्रेजेंट इट कि दैट इट इज एन हार्मोनिक फंक्शन, व्हाट यू विल सिंपली गो फॉर, आप उसका डबल डेरिवेटिव लोगे. अगर वो मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, किसी एक चीज का मल्टीप्लिकेशन होकर ओरिजिनल फंक्शन आ जाए, such functions are considered to be a harmonic function. This is only the way to represent an harmonic function. Of course, अगर मैं साइन का ग्राफ ड्रॉ करूं या कॉस का ग्राफ ड्रॉ करूं तो you know about it. मैंने ऑलरेडी काफी बार आपको साइन और कॉस का ग्राफ ड्रॉ करके दिया है. आप इसको साइन से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, आप इसको कॉस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, बिकॉज बोथ आर योर हार्मोनिक फंक्शंस. बट मोस्टली साइन से रिप्रेजेंट किया जाता है क्योंकि साइन स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन. ओके, सो दिस पार्ट, if you go ahead with this, it's starting from 0, so it's your sine function. Okay, and if you go for this, it's starting from maximum, so this is your cos function. So this is the graph for a sine function and this is the graph for a cos function. अगर तुम यहाँ पे ध्यान से देखो, so यहाँ पर it is 1, okay, and यहाँ पर it is -1. तो ग्राफ से देख सकते हो कि ये रिपीट करता है एक टाइम के बाद. इट रिपीट्स इटसेल्फ एंड व्हाट यू विल ऑब्जर्व कि 1 का सिर्फ -1 मल्टीपल हो जाता है. ओके, पहले इट वाज sin x, व्हेन यू टेक अ डबल डेरिवेटिव इट बिकम्स माइनस ऑफ sin x, मतलब माइनस से प्रेजेंट हो जाता है.
सो ऐसे फंक्शंस जो एक पर्टिकुलर टाइम के बाद रिपीट होते हैं एंड अगर आप उनका डबल डेरिवेटिव निकालते हो, डबल डेरिवेटिव निकाल के वो मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आते हैं. कीप इट इन माइंड, आई एम टॉकिंग इन द टर्म्स ऑफ डबल डेरिवेटिव, नॉट अ सिंगल डेरिवेटिव. तो जब आप डबल डेरिवेटिव निकालते हो और वो मल्टीपल ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन आ जाते हैं, ऐसे फंक्शंस को आप हार्मोनिक फंक्शन बोलते हो. क्लियर विद द पार्ट? नाउ दिस वाज ऑल अबाउट योर हार्मोनिक फंक्शन. हेंस ऑसिलेटरी मोशन का जो डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी है, ये सारी चीजें हार्मोनिक फंक्शन से रिप्रेजेंट की जाती है बिकॉज ये इन्हीं का नेचर ओबे करते हैं. सो इसीलिए ऑसिलेटरी मोशन को हार्मोनिक मोशन भी बोला जाता है. नाउ लेट्स गो अहेड विद द डिस्कशन ऑफ योर पीरियोडिक मोशन. व्हाट आर पीरियोडिक मोशन? ऑलरेडी हमको पता है कि पीरियोडिक मोशन का मतलब क्या होता है. व्हाट इज पीरियोडिक मोशन? ओके, वी ऑलरेडी नो कि व्हाट इज पीरियोडिक मोशन. ऐसा कोई मोशन जो अपने आप को एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, डेफिनेट इंटरवल ऑफ टाइम के बाद रिपीट करे, ऐसे मोशन को हम पीरियोडिक मोशन बोलते हैं. ओके, नाउ वी हैव ऑलरेडी टेकन एग्जांपल फॉर पीरियोडिक मोशन. फॉर एग्जांपल, द रिवॉल्यूशन ऑफ योर मून अराउंड द अर्थ, द रिवॉल्यूशन ऑफ योर अर्थ अराउंड द सन, दिस टाइप ऑफ मोशंस आर योर पीरियोडिक मोशन. और पीरियोडिक मोशन में जो भी एक मोशन को कंप्लीट होने के लिए जो भी टाइम लगता है, फॉर एग्जांपल इफ योर अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ओके, यहाँ से अर्थ का रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ और यहाँ पर वापस खत्म हो गया, तो वापस ये जो टाइम पर्टिकुलर लगा है एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए, द टाइम टेकन फॉर वन सच मूवमेंट, एक मूवमेंट के लिए जो भी टाइम लगता है रिवॉल्व होने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज पीरियड ऑफ द पीरियोडिक मोशन. उसको पीरियड बोला जाता है कि दिस मच अमाउंट ऑफ टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द वन रिवॉल्यूशन. ओके, सो पीरियोडिक मोशन का मतलब होता है द मोशन दैट रिपीट्स itself after definite interval of time and the time required for one such movement, एक movement को, एक पूरा एक revolution को complete होने के लिए जो भी time लगता है, that is considered to be a period, that is, and it is represented by capital T. Okay, I have already discussed the example of your periodic motion. Next we will go ahead with the main topic that we want to discuss in this chapter is SHM, or you can say, before starting with the SHM, oscillatory periodic motion. Oscillatory periodic motion का जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है, दैट इज कॉल्ड एज SHM. इसका फुल फॉर्म है सिंपल हार्मोनिक मोशन. ऑसिलेशन का जो सबसे सिंपलेस्ट पार्ट होता है स्टडी करने के लिए, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल हार्मोनिक मोशन. नाउ दिस सिंपल हार्मोनिक मोशन, what is the definition of it? Again, it is an oscillatory periodic motion in which the every part of the body move to and fro from the mean position. What is simple harmonic motion? It is an oscillatory periodic motion in which every particle of the body, एक body जो है, consider a simple pendulum, every particle of the body will oscillate from will move to and fro. It will move to and fro from its mean position. So simple harmonic motions are those motions in which every part of the body moves to and fro from its mean position. Okay, now this SHM, they are of two types. ये जो SHM होते हैं ये simply दो type के होते हैं. एक होता है linear SHM. Linear word से itself you can imagine कि we are talking on a straight line. So जब कोई motion linear vibration consider linear oscillatory होता है, so such motion is called as linear simple harmonic motion. और वहीं पे अगर आर्क ऑफ अ सर्कल में हो रहा है, जैसे कि आपका पेंडुलम जो है वो आर्क ऑफ अ सर्कल में मूव होता है, ठीक है, सो सच टाइप ऑफ मोशंस आर कॉल्ड एज योर आर्क ऑसिलेटरी मोशन और सर्कुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन. सो आपका जो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, व्हाट डज इट सिंपली मीन्स? It simply means that every part of the body will move to and fro from its mean position. Your simple harmonic motion is the simplest kind of oscillatory periodic motion. सबसे simplest kind जो होता है oscillatory periodic motion का, वो SHM होता है, जिसके बारे में हम deep में पढ़ने वाले हैं. They are of two types. Linear SHM. Linear SHM का मतलब होता है they are moving linearly, means they are moving on a straight line. Okay, we are going to discuss about it. And the circular SHM, जो आपके circle में repeat होते हैं, for example your pendulum, okay, they are considered to be a circular SHM, circular simple harmonic motion. Okay,
Now let's go ahead with the example of your SHM, that is linear SHM, जिसके बारे में we are going to derive some derivations. Okay, let's discuss about the linear SHMs. What linear SHM represent? इसका मतलब exactly क्या होता है? What is linear SHM? Okay, now let's discuss about it. Let us consider, we are going to discuss about linear simple harmonic motion. Linear SHM. Let us consider, see, this type of motions, this type of linear SHM happens in the spring. So let us take an example for it. एक wooden block को आप एक बड़े wall से with the help of a spring आप उसको connect करो. सी बहुत कुछ important discuss करने वाली हूँ इसके आगे, please ध्यान से concentrate करके सुनना. This last 15 minutes are very important to understand the things. Otherwise you'll get confused. Okay. Now this is a spring with some spring constant K. आपको पता है कि किसी भी एक spring का उसका अपना एक खुद का spring constant होता है. That I'll discuss about it in deep. So let it be. You have attached a block of mass m to the spring. Okay. And this block is at the equilibrium position. एक mean position पे आपका block रुका हुआ है. Means you are not applying any force on this block. The force applied on the block here is 0. ना आपका spring कोई force लगा रहा है ना आप कोई force लगा रहे हो. It is at the equilibrium position. Okay. And we are considering that this table is frictionless. एक ideal condition लिया है कि जो table है ये आपका frictionless है. Okay. Keep it in mind, ये आपका origin है. आपने इसको see you know that. अब तो आपको इतना पता है कि आप origin किसी को भी fix कर सकते हो. Okay. ये आपका origin है. तो ये साइड में जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको हम माइनस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे और ये साइड में जो भी डिस्प्लेसमेंट लेंगे उसको हम प्लस एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे. एंड दिस इज योर मीन पोजीशन. ओके. नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू, मैं क्या करने वाली हूँ, आई टॉक इन द टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स ऑफ द ब्लॉक. एज आपको पता है कि व्हेन यू स्ट्रेच अ स्प्रिंग, जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो आप स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देते हो. मीन्स यू गिव योर एनर्जी टू द स्प्रिंग और आप उसको स्ट्रेच करते हो और आपका स्प्रिंग क्या करता है, उसी एनर्जी को यूज करके इन द टर्म्स ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स वो अपने साइज और शेप को वापस रिगेन करने की कोशिश करता है. मतलब नो वन वांट्स टू बी गेट स्ट्रेच्ड. कोई भी अपने आप को स्ट्रेचिंग पोजीशन पे रखना पसंद नहीं करेगा. एक सिंपल सा फंडा है कि अगर आपको कोई कंप्रेस करने की कोशिश करे या आपको कोई खींचने की कोशिश करे तो आप एक रिस्टोरिंग फोर्स लगाओगे अपने अंदर से, जो कि क्या करेगा, आपके साइज को रिगेन करने में हेल्प करेगा. सो सेम चीज यहाँ पे होने वाली है कि जो रिस्टोरिंग फोर्स होगा इस पर्टिकुलर स्प्रिंग का, ये ट्राई करेगा कि ये जो इसका ओरिजिनल पोजीशन है, जो इसका ओरिजिनल साइज एंड शेप है, जो इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है जहां पे वो अच्छे से पड़ा हुआ है, वो बार बार उस चीज को रिगेन करे. एवरीवन वांट्स टू बी एट द इक्विलिब्रियम कंडीशन. किसी को भी प्रॉब्लम पसंद नहीं है, चाहे रियल लाइफ हो चाहे आपका फिजिक्स का लाइफ हो. बिकॉज व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज समथिंग दैट यू रिप्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ अ मैथमेटिक्स फॉर्मूला. ये आपका रियल लाइफ ही होता है. हाँ, एग्जैक्टली. सो हियर व्हाट यू आर गोइंग टू डू, अगर समझो आपने इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को ऑन दिस फ्रिक्शनलेस टेबल, आपने अगर इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को स्ट्रेच किया, आई थिंक ये चीज ऑलरेडी आपकी 11th में एक बार हो चुकी है, बट स्टिल आई एम रिवाइजिंग इट बिकॉज इट इज देयर इन योर सिलेबस. अगर समझो आपने इस स्प्रिंग को स्ट्रेच किया है इसके इक्विलिब्रियम पोजीशन से, यू हैव स्ट्रेच्ड द स्ट्रिंग. दिस वाज द इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर कोई फोर्स एक्ट नहीं हो रहा है, एंड दिस इज द पोजीशन वेयर यू हैव स्ट्रेच्ड योर स्ट्रिंग. अगेन दिस टेबल इज फ्रिक्शनलेस. ओके. आपने इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्रिएट किया है. अब ये स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स क्या करेगा, इस स्प्रिंग का रिस्टोरिंग फोर्स वापस से इसको इस डायरेक्शन में खींचने की कोशिश करेगा, इसको इक्विलिब्रियम पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा. ओके. वहीं पे क्या होगा, अगर वहीं पर आप इस पर्टिकुलर स्प्रिंग को, मतलब कैन यू सी द थिंग्स दैट द रिस्टोरिंग फोर्स एंड जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन है, द रिस्टोरिंग फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन इज अपोजिट. आप डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर क्रिएट कर रहे हो और रिस्टोरिंग फोर्स क्या कर रहा है, उसको अंदर की तरफ इक्विलिब्रियम में खींचने की कोशिश कर रहा है. ओके. वहीं पर अगर आप इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर दो, इफ यू कंप्रेस इट फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये इसका इक्विलिब्रियम पोजीशन है,
When you compress it from its equilibrium position, again it is in frictionless stable. अब आपने डिस्प्लेसमेंट कहाँ क्रिएट किया? इस डायरेक्शन में. तो आपका रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा? इस डायरेक्शन में. मतलब आपका रिस्टोरिंग फोर्स हमेशा आपके स्प्रिंग को मीन पोजीशन पे भेजने की कोशिश करेगा, क्योंकि एट दिस पोजीशन इसके ऊपर कोई भी फोर्स एक्ट नहीं होता. ओके, सो एज यू कैन सी कि जब आप स्प्रिंग को स्ट्रेच करते हो तो स्प्रिंग जो है वो अपनी मीन पोजीशन से टू एंड फ्रो मूव होती है इन अ लीनियर डायरेक्शन. इसीलिए ऐसे केसेस को इस पर्टिकुलर स्ट्रेच्ड spring system ko, yeah, this spring system is considered to be a linear as system. It is considered to perform a linear simple harmonic motion, because when you stretch the spring it moves to and fro from its mean position. Okay, और जैसे कि मैंने तुमको बताया कि if you are displacing it in this direction, आपका फोर्स का डायरेक्शन, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन इस तरफ होगा. मींस अगर आप उसको राइट में खींच रहे हो तो रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन लेफ्ट में जाएगा. अगर आप इसको लेफ्ट में दबा रहे हो, कंप्रेस कर रहे हो, तो आपके रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन राइट की तरफ जाएगा. मींस एक चीज तो क्लियर हो गई कि आपका जो डिस्प्लेसमेंट आप क्रिएट कर रहे हो और जो रिस्टोरिंग फोर्स है, इन दोनों का जो डायरेक्शन है, द डायरेक्शन ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स एंड द डिस्प्लेसमेंट आर इन अपोजिट डायरेक्शंस. ओके, और दूसरी बात एक्सपेरिमेंटली क्या ऑब्जर्व किया गया कि योर रिस्टोरिंग फोर्स, दैट इज योर F, was directly proportional. Your restoring force was, your F was directly proportional to X. मतलब आप जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच कर रहे थे उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स लगता है उसको वापस मीन पोजीशन पे लाने के लिए. Of course, it is directly proportional to minus X, where this minus represent that your force का direction and your displacement का direction both are in the opposite direction. अब यहाँ पे proportionality साइन पाई गई, मतलब पूरा का पूरा फोर्स डिस्प्लेसमेंट क्रिएट नहीं कर रहा है, कुछ अमाउंट उसके इंटरनल प्रॉपर्टीज की वजह पे, इंटरनल प्रॉपर्टीज को ओवरकम करने में जा रहा है. सो यू व्हेन यू रिमूव दिस प्रोपोर्शनलिटी साइन, यू सब्स्टिट्यूट इट विद इक्वल टू F is equals to minus kx, where this k is called as force constant. मतलब ये चीज ये बताती है, ये इक्वेशन पूरा ये बताता है कि आपके फोर्स में से जो भी फोर्स आप अप्लाई करते हो या जो भी रिस्टोरिंग फोर्स है वो दो चीजों में जाती है. एक तो आपका जो डिस्प्लेसमेंट है, फर्स्ट इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, एंड कुछ अमाउंट जो है वो क्या होता है के अंदर इसके इंटरनल प्रॉपर्टी में जाता है. इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. हेलो मिस. प्लीज अनम्यूट योरसेल्फ एंड आस्क. K depends on, it depends on the elasticity of your body, stiffness of your body, shape and size of your body. K बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है. इट्स इंटरनल प्रॉपर्टी. आपके हर एक पर्टिकुलर सिस्टम, हर एक पर्टिकुलर मेटल का, हर एक पर्टिकुलर सब्सटेंस का एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ K होता है. उतना अमाउंट तो वो लेने ही वाला है. ये चीज मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ 11th में, कि जब आप किसी चीज को, अगर आप समझो, यू कैन से कि इट रेसिस्ट, अगर एक सिंपल वर्ड में समझने की कोशिश करो तो ये एक इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसको आपको ओवरकम करना ही है. यू विल ओवरकम इट. इतना अमाउंट तो जाने ही वाला है. एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट. आयुष कहां पर है? एक्स इज द डिस्प्लेसमेंट दैट यू आर क्रिएटिंग. मैंने पीछे ही विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बताया कि व्हेन यू डिस्प्लेस इट बाय एक्स अमाउंट, मैंने यहाँ पर विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको ये चीज समझाई है. व्हेन वी ड्रॉ द डायग्राम, मैंने वो चीज समझाई आपको कि व्हाट इज एक्स. F is the restoring force, X is the displacement that you are creating. So your restoring force is directly proportional to displacement. जितना ज्यादा displacement create करोगे उतना ज्यादा restoring force create होगा, but opposite direction में. तो जो भी ये restoring force create क्यों हो रहा है? क्योंकि उसको ये displacement नहीं होने देना है, उसको stretch नहीं होना है. तो जिस भी direction में आप उसको displace करोगे उसके opposite direction में restoring force लगेगा और वो उसको mean position पे लाने में help करेगा. वो बोलेगा कि I don't want to go for the displacement. ये डायग्राम देखो, see this diagram again. When it was at equilibrium position, there was no restoring force. F is equals to 0. Exactly. जब वहीं पर आपने उसको स्ट्रेच किया, अगर आपने x अमाउंट से डिस्प्लेस किया है तो वहीं पर वो जो रिस्टोरिंग फोर्स है वो क्या करेगा? अगर आप राइट साइड में फोर्स लगा रहे हो, इफ यू आर स्ट्रेचिंग द स्प्रिंग, वो रिस्टोरिंग फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अप्लाई होगा और क्या करेगा? इस पर्टिकुलर बॉडी को वापस से मीन पोजीशन में लाने में हेल्प करेगा. किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए अप्लाइड है, किसी भी ऑसिलेटरी मोशन के लिए अप्लाइड है, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. अगर आप अलग अलग आगे आगे जाओगे तो यू विल फाइंड डिफरेंट इक्वेशंस फॉर
represent different harmonic motion. But this concept is always applicable. Whenever you stretch something, उसके अंदर का चाहे आप कोई भी सब्सटेंस, यहाँ पे हमने स्प्रिंग का एग्जांपल लिया है, कोई भी आप सब्सटेंस लो अमन, आप कोई भी सब्सटेंस जब आप लेते हो, जब आप उसको स्ट्रेच करते हो, even if you take a rubber, we have already studied this in your 11th standard कि if you take a rubber and you apply a force and you stretch it, so उसका restoring force क्या करता है, वापस से उसको अपने ओरिजिनल पोजीशन में, अपने ओरिजिनल शेप में लाने में हेल्प करता है. वहीं पे अगर आप उसके रिस्टोरिंग फोर्स की ताकत से ज्यादा ताकत लगाकर उसको स्ट्रेच कर देते हो, फिर वो नहीं रिगेन कर पाता. दैट्स वेयर योर हुक्स लॉ अप्लाइज. सो ये चीज तो सब पे एप्लीकेबल है कि व्हाटएवर फोर्स यू अप्लाई, व्हाटएवर, आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल फॉर लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन. हमको समझना है कि लीनियर एसएचएम कैसा बिहेव करता है. सो दिस स्प्रिंग इज बिहेविंग, दिस स्प्रिंग इज शोइंग योर लीनियर एसएचएम बिकॉज व्हाट इट इज डूइंग, इट इज मूविंग टू एंड फ्रो फ्रॉम इट्स मेन पोजीशन. Okay, and ये to and fro क्यों move होता है वो भी I'll discuss about its motion further. Okay, so this spring, because of this restoring force, the spring is moving to and fro from its main position and it is showing an linear SHM. ये linear SHM show कर रहा है, समझ में आ रहा है? It's an example for your linear SHM. But this restoring force का concept it is applicable to everyone. If you stretch something, it tries to regain its original shape and size. That we have already studied in 11th standard. Okay. So this was all about the part कि when you stretch it in the right hand side, the restoring force will compress it in the left hand side. आपका restoring force उसको equilibrium position पे लाने की कोशिश करता है. ये force हमेशा equilibrium पे. हाँ बोलो अमन. मिस लीनियर एसएचएम मोशन क्या होता है? लीनियर एसएचएम, एक मिनट, you're not audible to me. अमन. हेलो मिस. हाँ बोलो. हेलो मिस. हाँ बोलो अमन. लीनियर एसएचएम मोशन क्या होता है? मैंने अभी बताया लीनियर एसएचएम मोशन का मतलब क्या होता है. एसएचएम का मतलब क्या होता है? टू एंड फ्रो. ठीक है. अब वो टू एंड फ्रो सर्कुलर फॉर्म में भी हो सकता है ना, सर्कल में भी हो सकता है. तो अगर वो सर्कल में हो रहा है तो इट इज सर्कुलर एसएचएम. अगर वो ऑन अ स्ट्रेट लाइन हो रहा है, ऑन अ लीनियर पाथ हो रहा है, तो दैट इज लीनियर एसएचएम. दैट्स ऑल. इट्स अ टाइप ऑफ एसएचएम जो लीनियर पाथ में कर रहा हो, लीनियरली कर रहा हो, इन अ स्ट्रेट लाइन कर रहा हो. दैट्स ऑल. सो इट्स एन लीनियर एसएचएम ना, लीनियरली मूव हो रहा है ना. अगर आप स्ट्रेच करते हो स्प्रिंग को और आप उसको छोड़ दो तो वो वाइब्रेट होता है इस तरीके से. सो इट इज वाइब्रेटिंग, इट इज ऑसिलेटिंग ऑन अ लीनियर पाथ, इन अ स्ट्रेट पाथ. दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड टू बी अ लीनियर एसएचएम. दैट्स ऑल. अमन, आर यू क्लियर? मिस हर Aman, you're not audible to me. ये कंसेप्ट तो मैंने स्टार्टिंग में ही क्लियर किया कि आपका एसएचएम का मतलब क्या है. उसके बाद दो टाइप के एसएचएम होते हैं, लीनियर होता है, सर्कुलर होता है. लीनियर का मतलब ही होता है कि ऑन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, और लीनियरली आपका सर्कुलर का मतलब होता है इन अ आर्क ऑफ अ सर्कल. हम लोग एग्जांपल ले रहे हैं कि लीनियर एसएचएम हमको कहाँ देखने के लिए मिलता है. हेलो वी मिस. कैन सी इट इन अ स्प्रिंग सिस्टम. हाँ बोलो. मैम जब हम उसको स्ट्रेच करते हैं स्प्रिंग को, बोलो. तो मैम हाँ. मैम जो हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं उसका डायरेक्शन और डिस्प्लेसमेंट का तो सेम होता है ना डायरेक्शन मैम. तो फिर हम लोग वाला फोर्स क्यों नहीं कंसीडर करते जो हमने मैंने apply- रिस्टोरिंग फोर्स के टर्म्स में बात किया है सौरभ. यहाँ पे मैंने यहाँ पे आपके फोर्स के टर्म में बात ही नहीं किया है. मैंने अपना ओरिजिन रिस्टोरिंग फोर्स को रखा हुआ है. मैंने स्टार्टिंग से ही बोला कि आई एम टॉकिंग अबाउट द रिस्टोरिंग फोर्स. आप तो जो मैम- बोल रहे हो दैट इज करेक्ट. अगर आप अपने फोर्स के हिसाब से देखोगे तो दैट इज ओके. तो मैम उस केस में वर्क डन पॉजिटिव होगा ना? हाँ, आप तो अगर- वर्क डन कर रहे हो तो दैट इज पॉजिटिव. और वर्क एग्जैक्टली. डन और वर्क डन बाय जो ये स्प्रिंग होगा वो उस नेगेटिव होगा. नेगेटिव होगा. एग्जैक्टली. ओके मिस. So linear SHM we can observe in the spring system, spring mass system. इसलिए हमने spring mass system का example लिया है. Okay, so I'm going ahead. I'm talking in the terms of the restoring force. Keep it in mind. Clear with the part? ऐसा consider किया जाता है कि जो भी force आप लगाते हो वो पूरा का पूरा force as a restoring force अंदर save होता जाता है. इसीलिए जैसे ही आप रबर को stretch करते हो और आप उसको छोड़ते हो, रबर वापस अपनी ओरिजिनल शेप पे आ जाता है, क्योंकि जितना फोर्स आपने लगाया उतना ही फोर्स रिस्टोर होकर अंदर सेव हो जाता है. ऑफ कोर्स अगर आप उसके रिस्टोरिंग फोर्स से ज्यादा फोर्स लगा देते हो
हाँ, it's periodic in nature. Of course, it's periodic. It is repeating itself after certain interval of time. Periodic motion का मतलब ही होता है कि it repeats itself after certain interval of time. It's a kind of oscillatory motion only. Oscillatory motion ही है ये. It's oscillation ना. It is repeating from. It is going to and fro from its main position. Spring stretch करके कभी देखा नहीं है आपने कि spring stretch होने के बाद वो एक ही point से आगे पीछे continuously oscillate होता है. So अगर वो continuously एक ही point से to and fro move हो रहा है तो it will be a periodic in nature, of course. Periodic का मतलब ये होता है कि it repeats itself. What kind of questions you are asking? Okay, fine. So here, this is an position. It is an equilibrium position where F is equals to 0. At this position, I am stretching the string. I am stretching the spring. So just this is the displacement which I am creating. The displacement is in the right hand side. And this restoring force, what it will try to do? This restoring force इसको वापस equilibrium position पे आना है. Okay. This wants to come in the equilibrium position. तो ये restoring force का direction क्या होगा? Towards left. क्योंकि ये mean position की तरफ इसको खींचेगा. So जहाँ पे displacement x direction, right direction में हो रहा है, वहाँ पे restoring force left direction में लगेगा. वहीं पे अगर मैंने spring को compress कर दिया, मैंने अब displacement कौन से direction में create किया है? इस direction में. But restoring force उसको क्या करेगा? mean position पे ले जाने की कोशिश करेगा. Correct है? तो अब अगर मेरा compression करते वक्त मेरा जो displacement है वो left direction में मैं कर रही हूँ, तो restoring force right direction में लगेगा. Restoring force का एक ही concept है या एक ही conclusion है. Restoring force को एक ही काम करना है, उसके लाइफ में एक ही मोटो है कि उसको किसी भी तरीके से ब्लॉक को equilibrium position पर लाना है. It wants to maintain the block at equilibrium position. चाहे अगर आप खींच रहे हो तो वो दूसरा साइड में ले जाकर उसको मीन पे ले जाएगा. अगर आप उसको कंप्रेस कर रहे हो तो वो उसको खींच के ले जाकर इक्विलिब्रियम पे ले जाएगा. सो आपके रिस्टोरिंग फोर्स का एक ही काम है कि आपके ऑब्जेक्ट को इक्विलिब्रियम कंडीशन में रखना, उसको मीन पोजीशन पे ले जाके रखना. हाँ, यहाँ पर आई हैव टेकन फ्रिक्शनलेस. मैंने इस टेबल के अपोजिशन को अभी तक कंसिडर नहीं किया. आई एम टेकन एन आइडियल कंडीशन टू अंडरस्टैंड. बाकी सारे फोर्सेस को मैं निग्लेक्ट कर रही हूँ कि मेरा इक्वेशन इजीली आगे की तरफ बढ़े. नहीं तो फ्रिक्शन से तो उसको अपोजिंग फोर्स रहेगा नहीं, वो तो स्प्रिंग पूरा क्लोज कर लेगा ना उसको. No, I am considering जो टेबल है it's a frictionless. In all the cases I am considering friction is your table is frictionless. हाँ वही मीन अगर फ्रिक्शनलेस है तो वो स्प्रिंग जो मतलब जो अंदर की तरफ रिस्टोरिंग फोर्स लगा रहा है उसको रोकने के लिए कोई नहीं है ना, तो पूरा बंद ही हो जाएगा स्प्रिंग. मतलब एकदम जैसे रहता है कॉम्पैक्ट. क्यों नहीं है? तुमने जब इसको दबाया, you are giving your potential energy to the spring. You are giving potential. You are giving energy to the spring. वही एनर्जी तुम अलग से थोड़ी ना एनर्जी वो क्रिएट कर रहा है, वही एनर्जी को वो यूज कर रहा है. अच्छा, स्प्रिंग थोड़ा सा स्ट्रेच्ड है मतलब पहले से हम उसको दबा नो, ये स्प्रिंग का रियल कंडीशन है. इसमें मैंने एक बार उसको खींचा है, दूसरी बार मैंने उसको कंप्रेस किया है. What you are doing when you compress something, you are giving your energy to the spring. Okay, मैं समझा सकता. हाँ, and spring is using that as an restoring energy. And वापस वो अपने equilibrium position पे आ रहा है. यहाँ पे friction का कोई काम ही नहीं हुआ है, मैंने frictionless table लिया है. जब friction आएगा तो वो भी वहाँ पे consider होगा, but अभी मैंने पूरा consider किया है कि I am talking on the frictionless table. Friction ने कुछ नहीं किया है यहाँ पे. हेलो मिस. ठीक है? हेलो मिस. हाँ बोलो. हाँ बोलो. कंजर्व रहेगा ना उसमें स्प्रिंग में ही. हाँ, अगर फ्रिक्शनलेस है तो हाँ, कंजर्व रहेगा. डन. का concept. F is equals to minus kx. Your acceleration, your force is given by mass into acceleration is equals to minus kx. So acceleration is equals to minus k by m into x. Correct. मतलब जैसे force was directly proportional to displacement, your acceleration is also directly proportional to displacement. And you can see that this negative sign is representing that again your acceleration and displacement are in opposite direction. Okay, so A is equals to minus k by m into x. So this was about the force and displacement ka direction, and this is about the acceleration. This force is a restoring force, keep it in mind. I'm talking in the terms of restoring force here. So here acceleration is equals to minus k by m into x. Now, the last point that I want to discuss for today from this derivation is acceleration is minus k by m into x. Let's take a condition, the first condition in which I have stretched the spring.
फ्रॉम इट्स इक्विलिब्रियम कंडीशन। मैंने स्ट्रेच किया है स्प्रिंग और इस ब्लॉक को मैंने स्ट्रेच करके ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, लेट अस कंसीडर दिस इज द मीन पोजीशन। ओके, अब मैं इस स्प्रिंग को रिलीज कर रही हूँ, मैंने छोड़ दिया। छोड़ने के बाद क्या होगा, ऑफ कोर्स मैंने जब ये साइड में स्ट्रेच किया है, इफ दिस इज एक्स, तो मेरा जो एक्सेलरेशन का डायरेक्शन होगा, जो फोर्स का डायरेक्शन होगा, वो इस साइड में होगा। करेक्ट है। अब जैसे ही ब्लॉक मीन पोजीशन पे आता है, व्हेन द ब्लॉक कम्स टू द मीन पोजीशन, होता क्या है कि जब ब्लॉक मीन पोजीशन पे आता है, एट मीन पोजीशन आपका ब्लॉक का जो वेलोसिटी होता है, जो स्पीड होता है, वो मैक्सिमम होता है। इट इज मैक्सिमम एट द मीन पोजीशन। इस पॉइंट पे बिकॉज एक्सेलरेशन इज इन दिस डायरेक्शन, एक्सेलरेशन और फोर्स का डायरेक्शन इज दिस, इस पर्टिकुलर मीन पोजीशन पे आपका ब्लॉक का जो वेलोसिटी होता है वो मैक्सिमम होता है, बिकॉज काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम हियर, सो द काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम। अब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे अब हमको पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो यहाँ पर x तो हम यहीं से काउंट कर रहे हैं, दिस इज मीन, मतलब यहाँ पर x इज 0। करेक्ट। स्क्रीन फ्रीज हो गया? नहीं। ओके, सो दिस इज x इज इक्वल्स टू 0, मतलब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो फोर्स क्या लगने वाला है, 0, एक्सेलरेशन भी क्या लगने वाला है, 0। बट यू विल ऑब्जर्व कि सिंस इस मीन पोजीशन पे इसकी वेलोसिटी इज मैक्सिमम, इसकी काइनेटिक एनर्जी इज मैक्सिमम, जिसकी वजह से जब आप एक ब्लॉक को स्ट्रेच करते हो और छोड़ देते हो, रिलीज कर देते हो, तो ब्लॉक इस पोजीशन पे आकर फोर्स 0 होने के बाद भी और एक्सेलरेशन 0 होने के बाद भी नहीं रुकता, ब्लॉक आगे की तरफ बढ़ जाता है। इट गोस बियॉन्ड द मीन पोजीशन। जब वो आगे की तरफ बढ़ जाता है, जैसे ही वो आगे की तरफ बढ़ता है, अगेन F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस ऑफ x, तो जैसे ही वो कंप्रेस हो रहा है, आपका रिस्टोरिंग फोर्स अगेन उसको क्या करेगा, पीछे की तरफ भेजना चालू करेगा। पहले रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा था, इस डायरेक्शन में, अब रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ लग रहा है, इस डायरेक्शन में। सो इसी वजह से ब्लॉक जब आप यहाँ से रिलीज करते हो, वो पहले आगे जाता है, फिर पीछे आता है, फिर आगे जाता है, पीछे आता है, और इस तरीके से धीरे 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 धीरे, भले इट इज ऑन द फ्रिक्शनलेस टेबल, बट इट वेलोसिटी कम्स टू 0, क्योंकि इसको अपने रिस्टोरिंग फोर्स, इट इज ऑल बिकॉज ऑफ द रिस्टोरिंग फोर्स, बिकॉज रिस्टोरिंग फोर्स इसके डिस्प्लेसमेंट को क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है। तो इस अपोजिशन की वजह से, इस डिस्प्लेसमेंट की अपोजिशन की वजह से एक टाइम के बाद आपका जो ऑसिलेशन है वो स्टॉप हो जाता है एंड योर वेलोसिटी कम्स टू 0। समझ में आया केस हुआ क्या है? आर यू क्लियर विद द कांसेप्ट? व्हेन आई हैव रिलीज्ड इट, मैंने जब, इसीलिए एज यू कैन सी कि टू एंड फ्रो मोशन हो रहा है, यहाँ पे उसको रुक जाना चाहिए था क्योंकि यहाँ पर फोर्स इज 0, बट सिंस एट द मीन पोजीशन आपका पूरा पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका होता है, तो यहाँ पर काइनेटिक इज मैक्सिमम, वेलोसिटी इज मैक्सिमम, तो यहाँ पर रुकने के बदले क्या हो जाता है, बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया एंड बिकॉज ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी, वो आगे की तरफ बढ़ जाता है। जैसे वो आगे की तरफ बढ़ता है, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन चेंज हो जाता है, इस डायरेक्शन में हो जाता है। सो ये रिस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूअसली आपके डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है, जिसकी वजह से एक टाइम के बाद ऑसिलेट होने के बाद योर ब्लॉक कम्स टू 0 velocity, 0 speed. So this is what happens in your linear SHM, that your block oscillate to and fro from its equilibrium position. Hope you are clear with the things. समझा है? आप यहाँ से ब्लॉक को स्ट्रेच कर रहे हो, you are releasing it. जैसे आप रिलीज करोगे, डिस्प्लेसमेंट आपने कौन से डायरेक्शन में लिया था, इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स किस डायरेक्शन में लगेगा, इस डायरेक्शन में, एक्सेलरेशन का डायरेक्शन कौन सा है, ये वाला। जैसे ही ब्लॉक अपने मीन पोजीशन पे आएगा, हमको पता है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, तो जैसे ही वो मीन पोजीशन पे आया, x क्या हो गया, 0, मतलब इस पर्टिकुलर पोजीशन पे योर फोर्स इज 0, योर एक्सेलरेशन इज 0, सो फोर्स इज 0, एक्सेलरेशन इज 0, बट एट दिस पर्टिकुलर मीन पोजीशन आपकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होती है। ओके, सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट आपका वेलोसिटी इज मैक्सिमम, और उसी वजह से वो ब्लॉक जो है यहाँ रुकने के बदले आगे लेफ्ट साइड में बढ़ता चला जाता है, इट गोज लाइक दिस। अब जैसे ही वो कंप्रेस हुआ इस डायरेक्शन में, रिस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगा, रिस्टोरिंग फोर्स कहाँ धक्का मारना चालू करेगा, बाहर की तरफ। सो दिस इज द रीजन कि एक बार स्प्रिंग यहाँ से यहाँ गया, फिर पीछे जाएगा, एंड दैट एक सर्टेन टाइम के बाद इट कम्स टू रेस्ट, बिकॉज उसको कंटिन्यूअसली उसके उसका रिस्टोरिंग फोर्स कंटिन्यूअसली क्या कर रहा है, उसके डिस्प्लेसमेंट को अपोज कर रहा है,
इसी वजह से टेबल फ्रिक्शनलेस ना होने के बाद, सॉरी, फ्रिक्शनलेस होने के बाद भी आपका ब्लॉक का ऑसिलेशन एक टाइम के बाद रुक जाता है. आई एम निग्लेक्टिंग एवरी काइंड ऑफ फोर्स हियर. मैं एयर रेजिस्टेंस में ब्लॉक का फ्रिक्शन सब कुछ अपोज करके बात कर रही हूँ, खत्म करके बात कर रही हूँ, सॉरी. So this is what is happening here. Hope you don't have any doubt. Please ask if you have. Otherwise we will stop here. Please unmute yourself and I cannot read your chat box.